बांग्लादेश में सत्ता पलट को काफी समय हो गया, लेकिन वहां चुनाव का नाम फिलहाल दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि फरवरी में भी होने वाले चुनाव अब कैंसिल हो सकते हैं। तो क्या बांग्लादेश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है या फिर यूनुस सरकार कुछ और ही प्लान कर रही है? इस वीडियो में आज समझेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ बिहार की सत्ता पाने की जुगत में नेता सारे तिकड़म लगा रहे हैं, लेकिन किसको क्या चाहिए ये समझने में अमित शाह की चाणक्य नीति कहीं कमजोर तो नहीं पड़ गई? क्योंकि जो खबर निकल कर आ रही है उसमें नीतीश कुमार नाराज लग रहे हैं। ऐसे में क्या होगा एनडीए का भविष्य बिहार में, इसे भी जानेंगे। और इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे ब्रदर्स की मांग ने खलबली मचा दी है। तो क्या है वो मांग जिसे लेकर महाराष्ट्र में बवाल मच रहा है? एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। दरअसल दक्षिण एशिया का वो पड़ोसी देश जो कभी लोकतंत्र की मिसाल कहा जाता था, लेकिन अब राजनीतिक संकट के गहरे अंधेरे में है। बताया जा रहा है कि फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनाव पर सवालिया बादल मंडरा रहे हैं। हिंसा, अस्थिरता और अब सेना में दरार सब मिलकर चुनाव की राह रोक रहे हैं। जी हां, बांग्लादेश में लोकतंत्र की बुनियाद डगमगा रही है और सत्ता का खेल सेना तक पहुंच गया है। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने इस संकट को जन्म दिया। मई 2025 में बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का पंजीकरण निलंबित कर दिया। यानी देश की सबसे बड़ी पार्टी अब चुनाव नहीं लड़ सकती। सरकार का कहना है कि अवामी लीग बीते दिनों की बात हो चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी आज भी सड़कों पर रैलियां कर रही हैं, समर्थक जुटा रही हैं और जनता से कह रही हैं कि लोकतंत्र बिना विपक्ष के अधूरा है। लेकिन सियासत सड़कों पर नहीं, अब सड़कों से जंग के मैदान तक पहुंच गई है। पिछले 10 महीनों में देश में 253 भीड़ हमले हुए हैं, 163 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा घायल और हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को कई बार सेना की मदद लेनी पड़ी। ढाका, चिटगांव और सिलेट जैसे 3 बड़े शहर अब हिंसा के केंद्र बन चुके हैं। गैर सरकारी संगठनों का कहना है कि कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। चलिए अब बात करते हैं सेना की। इन पर आरोप है कि शेख हसीना शासन के दौरान उन्होंने गुमशुदगी और यातना जैसे अपराध किए। उन्हें फिलहाल ढाका कैंटोनमेंट की MES बिल्डिंग 54 में रखा गया है, जिसे अस्थायी जेल घोषित कर दिया गया है और यहीं से सेना 2 हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ जनरल रहमान ग्रुप है जो सरकार के साथ है और दूसरी ओर मेजर जनरल आरिफ चौधरी ग्रुप जो कहता है कि सेना को राजनीति से अलग रहना चाहिए। राजनीतिक दलों के बीच भी जुलाई नेशनल चार्टर को लेकर टकराव है। ये वही चार्टर है जो जुलाई 2024 की क्रांति के बाद बना था, लोकतंत्र, सुधार और समावेश के लिए। जमाते इस्लामी, NCP और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश जैसे दल कह रहे हैं कि बिना चार्टर लागू किए चुनाव नहीं होगा। वहीं विपक्षी BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कह रही है कि हम तैयार हैं, लेकिन सरकार डर रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में भारत जैसी ही चुनावी प्रक्रिया है। 350 सीटों वाली संसद में से 300 सीटों पर सीधे चुनाव होते हैं और 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ कौन जीतेगा इसका नहीं है, बल्कि सवाल है कि क्या चुनाव होंगे भी या नहीं। विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों कह रहे हैं कि अगर चुनाव पारदर्शी नहीं हुए तो बांग्लादेश लोकतंत्र से दूर चला जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि फरवरी 2026 की सुबह क्या यह बांग्लादेश के लोकतंत्र की नई शुरुआत होगी या फिर एक और अंधेरा अध्याय? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। चलिए अब बात करते हैं बिहार की। दरअसल बिहार की राजनीति में फिर से भूचाल आ गया है। जहां एक तरफ NDA गठबंधन चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है, जिसके चलते बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह, जो हर राज्य में चुनावी गणित के उस्ताद माने जाते हैं, इस बार बिहार में बुरी तरह फेल होते हुए दिख रहे हैं। कुछ खबरों के मुताबिक सीट शेयरिंग के फैसलों में पूरी तरह गड़बड़ आ गई है। नीतीश कुमार के करीबी धर्मेंद्र प्रधान भी हालात संभाल नहीं पाए। विनोद तावड़े पिछले 1 साल से बीजेपी के लिए अनुकूल माहौल बना रहे थे, लेकिन वो मेहनत भी बेकार चली गई।
और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना किसी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के एनडीए के उम्मीदवार घोषित हो रहे हैं, सिंबल बांटे जा रहे हैं और नामांकन तक हो रहे हैं। यानी एनडीए की वो एकता जिस पर बीजेपी हमेशा गर्व करती थी, अब टुकड़ों में बिखरती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा नाराज हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दरअसल नीतीश को भरोसा नहीं था कि अमित शाह जैसे सटीक रणनीति वाले नेता ऐसी चूक कर सकते हैं, जिसके चलते ही नीतीश का गुस्सा अब साफ दिख रहा है और उन्होंने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि जेडीयू ने एलजेपी की 5 सीटें छीन ली। मोरवा, गायघाट, राजगीर, सोनबरसा और एकमा राजगीर के विधायक कौशल किशोर और मंत्री रत्नेश सदा को जेडीयू का सिंबल मिल भी गया है। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ अंदर खाने की नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला टकराव में बदल चुकी है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि जब चिराग पासवान को शुरू में सिर्फ 22 सीटें देने की बात थी, तो फिर दिल्ली में जाकर ये संख्या 29 कैसे हो गई। अब इसको लेकर जेडीयू का आरोप है कि बीजेपी ने चिराग को खुश करने के लिए अपना हिस्सा नहीं बल्कि जेडीयू की 7 सीटें दे दी। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और तावड़े जैसे अनुभवी नेता ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? यही नीतीश के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि अब अगर बीजेपी को चिराग से इतनी ही मोहब्बत थी तो उसे अपनी सीटें देनी चाहिए थी, ना कि सहयोगी दल की। फिलहाल जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि भरोसे से नहीं, कागज से भरोसा चाहिए, जिसके चलते नई शर्त यह है कि बीजेपी समेत एनडीए के सभी सहयोगी नीतीश कुमार को विधिवत सीएम फेस घोषित करें। मतलब साफ है कि अगर एनडीए बहुमत लाता है तो मुख्यमंत्री केवल नीतीश कुमार होंगे। अब जेडीयू को अपने साथियों पर पूरा भरोसा नहीं रहा और वो किसी राजनीतिक सरप्राइज से बचना चाहते हैं। फिलहाल मांझी ने नीतीश की नाराजगी को सही बताया है। यानी अब बिहार एनडीए में खुली जंग शुरू हो चुकी है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि अमित शाह इस क्राइसिस को कैसे मैनेज कर पाते हैं और कौन सी नीति लगाते हैं। इधर महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी और राज ठाकरे ने वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर बड़ा सवाल उठाया है। दावा किया जा रहा है कि अगर वोटर लिस्ट सही नहीं हुई तो चुनाव कराना मुश्किल होगा। दरअसल बुधवार 15 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और जयंत पाटिल और बाला साहेब थोरात ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि वोटर लिस्ट में इतनी खामियां हैं कि चुनाव कराना लोकतंत्र के साथ मजाक होगा। राज ठाकरे ने सबसे पहले 2024 की मतदाता सूची का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने बताया कि कई मतदाताओं के नाम तो हैं लेकिन फोटो गायब है। कुछ इलाकों में डुप्लीकेट और ट्रिपल वोटर नाम दर्ज हैं। राज ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, लेकिन जब मतदाता सूची ही नहीं दिखा रहा तो उसमें पारदर्शिता कहाँ है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य और केंद्रीय दोनों आयोगों से शिकायत की है, पर जवाब मिला कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। राज ठाकरे बोले कि जब मतदाता सूची ही नहीं दिख रही तो मुलाकात का मतलब क्या है। वहीं उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चोकलिंगम कहते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं, राज्य आयोग कहता है कि हमारी नहीं, तो फिर जिम्मेदार कौन। उन्होंने तंज में ये कहा कि अगर ऐसी गड़बड़ियों के साथ चुनाव कराने हैं तो फिर चुनाव नहीं, सिलेक्शन कर लो। महाविकास अघाड़ी और मनसे की मांग है कि जब तक वोटर लिस्ट में सुधार नहीं होता नगर निगम चुनाव स्थगित किए जाएं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग मतदाता सूचियों से लेकर पारदर्शी नहीं है और इसे लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या कदम उठाता है और क्या महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव तय समय पर हो पाएंगे या नहीं। तो आज खबर प्रधान में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।